फेजर एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक जो आपके बहुत काम का है। ये ना केवल आपका टाइम बचाएगा बल्कि आपकी एक्यूरेसी को भी इंक्रीज कर देगा। तो आइए समझते हैं इस शानदार टॉपिक के बारे में। नाउ आई होप आपको एसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी और आपको पता ही होगा कि जो आपका एसी में जो आपका करंट है और या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करता है, पीरियोडिकली वेरी करता है। बट जो आप अपने मैक्सिमम डे टू डे लाइफ में अप्लायंस देखते हैं वो आपके साइन के कर्व के साथ वेरी करते हैं, राइट? यानी कि आप बोल सकते हो कि आपका जो मैक्सिमम आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी वहां पर आपका क्या होगा, ई की वैल्यू आपको मिलेगी कुछ ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई की वैल्यू आपको मिलेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाइव एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एसी में आपका जो करंट और जो वोल्टेज है वो सेम फेज में नहीं रहते, उनमें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है। अब ये जो आपको क्वांटिटीज यहाँ पर दिख रही हैं मैथमेटिकली, इसको आप इस सर्कल से कैसे रिलेट कर सकते हो? तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक पार्टिकल पी है जो कि मोशन कर रहा है एक सर्कल में, जिसकी रेडियस फिक्स है और इसका जो मोशन है वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो फिक्स रहने वाली है। नाउ ध्यान दीजिए, यदि जो आपका पार्टिकल पी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, जैसे कि ऐसे जा रहा है, और आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि ये जो पार्टिकल पी है इसका बाई कंपोनेंट क्या होगा, या फिर बोल सकते हैं बाई डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस किसी भी टाइम पर क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे? आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप इस पॉइंट पी से बाई पर डालिए परपेंडिकुलर, राइट? और ये जो आपको फिर डिस्टेंस दिख रही है ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी बाई डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप इस पी से यहाँ पर एक्स पर परपेंडिकुलर डालो तो ये जो डिस्टेंस आएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी कहलाएगी पार्टिकल पी की बाई डायरेक्शन की डिस्टेंस। तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप बाई इज इक्वल टू, ठीक है, ओ पी। अब इस आप ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ओ पी और इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है तो आप बता सकते हो जो पी ए की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपका ओ पी का साइन कंपोनेंट, यानी कि साइन थीटा। अब किसी भी टाइम टी पर यदि मान लेते हैं वो आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया हो बिल्कुल जीरो से, तो आप इसको यहाँ पर क्या लिखोगे? लिखोगे ओ पी साइन ओमेगा टी। और मान लेते हैं किसी ऑलरेडी किसी डिस्टेंस पर रहा हो पहले से, मान लेते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर रहा हो, ठीक है, ये एंगल आपका यहाँ पे मान लेते हैं कुछ फाई था, तो आप कैसे लिखोगे? तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दोबारा से ओ पी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नाउ यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या कुछ आपस में कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, राइट? देखो मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट कर देता हूँ, इस यहाँ पर ओपी की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मैं आर, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे दिख रहा है वाई। ना आपको यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, जब आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो यहाँ पर वाई की जगह पोटेंशियल रख दो, आर की जगह उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दो यानी कि ई नॉट, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी आपको दिख रहा है। सिमिलरली आप करंट के साथ कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, यानी कि जो आपका करंट और जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है यदि यहाँ पर पार्टिकल पी मोशन कर रहा होता है और हम उसका बाई कंपोनेंट ले रहे होते हैं, राइट? बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर हम एक सिमिलरिटी ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरिटी किसमें? आपका वोल्टेज और करंट में, और यहाँ पर इस ओपी वेक्टर के साथ। तो यहाँ पर देखो जो ओपी वेक्टर है ना वो कैसा रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो रोटेटिंग वेक्टर है हम उनको क्या बोलते हैं? फेजर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोटेटिंग वेक्टर की, और यहाँ पर जो आपका जो वोल्टेज और करंट है वो तो वेक्टर होते नहीं है। तो माजरा क्या है? तो माजरा ये है कि हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज थी यानी कि वोल्टेज और करंट, हमने उनको एक मैथमेटिकली टूल के द्वारा एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को मैथमेटिकली बहुत ही आसान कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई और आई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, हम उनको एक मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट के द्वारा से एक क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि वेक्टर है। ठीक है, बात क्लियर है? तो फेजर आपका वेक्टर है, बट वो जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर नहीं। बात क्लियर है इतनी सी? आइए थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं, इसकी एल्जेब्रा वगैरह। ठीक है, नाउ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि जो आपके फेजर्स है ना वो बिहेव करते हैं बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। याद रखिएगा कैसे बिहेव करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। सो नाउ यहाँ पर जो भी आपके फेजर निकल के आएंगे, ठीक है, उनमें एक आपको एक रियल पार्ट और एक मिलेगा आपको एक इमेजिनरी पार्ट, जैसा कि आपको मिलता है किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इनका जो एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे होगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, राइट? सो यहाँ पर देखिए आपको एक दिख रहा है फेजर, ठीक है, ये मान लेते हैं फेजर वेक्टर, राइट? तो क्या है यहाँ पर देखिए जेड बार, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या बोल सकते हैं इसको? जेड नॉट, ठीक है।
नाउ इसका एक एंगल है क्या? अल्फा, यानी कि अल्फा एंगल से दूर है इस रियल एक्सिस से। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो देखो, इसको जो लिखने का जो तरीका है, ठीक है? कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में? इसका एक रहेगा आपके पास एक मैग्नीट्यूड और एक रहेगा इसका एंगल, ठीक है? यानी कि देखो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है? जेड नॉट और एंगल कितना है यहाँ पर? अल्फा। तो यहाँ पर दिखा देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है और ये आपका डायरेक्शन यानी कि थीटा वाला पार्ट है, ठीक है? ये आपका यहाँ पे दिखा रहा है इसका डायरेक्शन। ठीक, आगे वाला पार्ट आपका मैग्नीट्यूड। नाउ इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे? यदि आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे लिख सकते हो इसको? जेड नॉट ई टू द पावर आई इंटू अल्फा, राइट? नाउ आई अल्फा को आप कैसे एक्सपेंड करते हो? नाउ ई की पावर आई अल्फा को आप कैसे लिखते हो? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, राइट? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें करना है एडिशन, तो क्या करेंगे आप? दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, देखिए यहाँ पर, ठीक है? आपको दिख रहे हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन नॉट अल्फा, ठीक है? जेड टू की जगह क्या आ जाएगा आपका? ये यहाँ पर बार लगा देते हैं तो आपको पता रहेगा ये फेजर वेक्टर की बात हो रही है। जेड टू नॉट और एंगल अल्फा यहाँ, ठीक है? एंगल क्या दिखा रहा है आपका? डायरेक्शन, और आगे वाला पार्ट दिखा रहा है आपको मैग्नीट्यूड। तो दोनों चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है? सो नाउ अब इसको आपको लिखना है एक्सपेंड करके, तो आप कैसे लिख सकते हो देखो? जेड वन नॉट यानी इसका एम्पलीट्यूड और इसका डायरेक्शन कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। सिमिलरली आपको यहाँ पर दूसरे का दिख रहा है। अब यदि आपसे बोला जाए इसको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? रियल से रियल पार्ट ऐड करोगे और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट, राइट? तो देखो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, रियल रियल पार्ट एक साथ आ गए और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। अब यदि यहीं पर माइनस करना होता, राइट? मान लो यहाँ पर माइनस करना होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर भी माइनस आ जाता। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका इस फॉर्म में आपका एक नंबर। अब यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखो ये दोनों ही जो पार्ट है ना, देखो परपेंडिकुलर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करते हो? इसको यहाँ पर ऐड कर दो, इसको यहाँ से शिफ्ट करके, तो ये जो वैल्यू आती है वो आपकी हो जाती है इसका मैग्नीट्यूड, राइट? यदि आप इसको एक्स मान इसको वाई माने तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वही आपका हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है? डायरेक्शन कैसे बताओगे? यदि मान लेते हैं इसके एंगल को हम लोग फाई मानते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेन फाई इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, राइट? तो यहाँ पर देखो जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई की तरह बिहेव कर रहा है, रियल पार्ट बिहेव कर रहा है एक्स की तरह, राइट? सो नाउ यहाँ पर आप रखोगे तो यहाँ पर आपको फिर से इस कंडीशन यानी कि जब एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो आपको बहुत ही आसानी से मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? उसका डायरेक्शन भी, राइट? यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? मान लेते हैं रिजल्टेंट आया आपका, रिजल्टेंट जेड वन टू इज इक्वल टू जेड वन टू का मैग्नीट्यूड और एंगल यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइव। वैल्यू कहाँ से लेगी? आप यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट? आई होप इतना क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल है ना, राइट? नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई और डिवीजन की, ठीक है? तो देखिए नंबर आपके पास है ऑलरेडी, जो हमने पहले लिख रखे थे सेम नंबर है यहाँ पर दोनों, आप समझ पा रहे हो। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ये, जेड वन नॉट और जेड टू नॉट और दोनों का एंगल अल्फा और यहाँ पर एंगल बीटा, ये इसका फेज है। सो नाउ ध्यान दीजिए, अब क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पर? जेड वन नॉट जेड टू मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर देखो यदि हम लोग इसको यहाँ से लिखते ई आई अल्फा और यहाँ पे क्या था? ई आई बीटा। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर को जाती है ऐड, तो यहाँ पर आप इसको ऐड करके लिखोगे क्या हो जाएगा? देखो ई की पावर आई इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब इसको आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे? देखो जेड वन टू आपका बाहर आ गया और कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यदि यहीं पर डिवाइड होता तो डिवाइड होने पर क्या होता है? जो पावर होती है माइनस में हो जाती है, राइट? तो यदि आप देखो इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ से हो रहा है मैग्नीट्यूड का डिवीजन और ये देखो ऊपर है आई अल्फा नीचे आई बीटा। तो जब माइनस होगा किसका होगा? जो नीचे वाला टर्म है, राइट? तो देखो यहाँ पर आ रही पावर माइनस में। अब इसको आप ऐड करके लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ये जो पावर माइनस में हो रही थी, ठीक है? पावर माइनस में हो रही थी, अभी ऐड होके साथ लिखी तो अल्फा माइनस बीटा। अब इसको फिर से एक्सपेंड करके लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है? कॉस और साइन के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो कॉस और साइन साथ क्या जा रहा है? अल्फा माइनस बीटा, किसमें? डिवीजन में। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर क्या आ रहा था? देखो प्लस का साइन, ठीक है? अच्छा जो एम्पलीट्यूड है आगे का, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। बट जो फेज है वो प्लस या माइनस हो रहा है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है? सो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दे पाओ तो हम लोग जो मैक्सिमम यूज करेंगे ना, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, तो मैक्सिमम आपका यूज होने वाला होता है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। सो नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। सो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखियो जेड वन और जेड टू मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा?
दोनों का एंगल यहाँ पर जो फेज है वो ऐड हो जाएगा और डिवीजन करने पर माइनस देख लेंगे, राइट। और यहाँ पर देखिए जो एम्पलीट्यूड है वो आपको दिख रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होने पर मल्टीप्लाई और डिवीजन होने पर डिवीजन। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और यकीन मानिए यदि आपको इतना क्लियर, तो आगे आपको बहुत ही आसानी रहने वाली है। ठीक है, नाउ हमारा जो टारगेट है इस फेजर की हेल्प से हमें सॉल्व करना है क्या, एसी के प्रॉब्लम्स। और एसी में आपको पता है जो करंट और जो वोल्टेज है, ठीक है, उन दोनों में फेज डिफरेंस होता है। इतनी सी बात क्लियर। और जो फेज डिफरेंस वो फिक्स रहता है, यानी कि जितना स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट होने के उतना ही रहेगा लास्ट तक। तो क्यों ना यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, देखिए ध्यान से, ओमेगा टी, और यहाँ पर देखिएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, हम लोग स्टार्टिंग वाले की बात कर लें, जस्ट केवल स्टार्टिंग वाले की। और जो फेज डिफरेंस सेम ही रहने वाला है पूरी प्रोसेस में, राइट। तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फेज नहीं दिख रहा है तो इसको जीरो मान लेते हैं। हम लोग इसको कैसे लिखने वाले हैं यार, इस चीज को, ठीक है, ई को हम लोग लिखने वाले हैं कुछ ऐसे, ई नॉट और एंगल जीरो, और यहाँ पर ई नॉट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट, और एंगल यहाँ पर फाइव, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो जो यहाँ पर दिख रही है, या फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो केवल इतना ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फेज है ना वो फेज डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग में ये वोल्टेज है और ये रहा आपका करंट, ठीक है, इनके बीच कुछ फेज डिफरेंस है फाइव। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वोल्टेज आपका मान लेते हैं यहाँ पहुंच जाएगा, करंट आपका यहाँ, बीच फिर से डिफरेंस रहेगा किसका, फाइव का। थोड़ी देर बाद और क्या होगा, वोल्टेज आपका यहाँ, करंट आपका यहाँ सेम, ठीक है। और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, यानी कि जो आपका फेज डिफरेंस है वो कभी वेरी नहीं कर रहा है, राइट। तो हम लोग क्यों ना इस बात का फायदा उठाएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आगे से हम लोग क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि आगे से हम लोग ये ओमेगा टी की जगह सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे केवल फाइव की वैल्यू, ठीक है। और वहाँ पे जब आप लास्ट में लिखोगे ना, तो वहाँ पर हम लोग ओमेगा टी को इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वांटिटी है जेड, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जेड नॉट एंगल थीटा मान लेते हैं। इसको आपको क्या समझना है, इसको आपको ऐसे समझना है, लास्ट में हम लोग पुट करेंगे जेड नॉट, ठीक है। यदि आपकी जो क्वांटिटीज मान लीजिए साइन के टर्म में दी हुई थी स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए आपका जो वोल्टेज गिवन है वो गिवन है आपको E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, मान लेते हैं दूसरी क्वांटिटी है जो इस पे डिपेंडेंट है, जैसे हमने बोला कि करंट डिपेंडेंट थी इस पे, इस आपके ईएमएफ पे, और उसके साथ एक फिक्स फेज में थी। तो वैसे मान लेते हैं जेड कोई और क्वांटिटी है जो यहाँ पर इस वोल्टेज के साथ एक फिक्स फेज डिफरेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पर यदि थीटा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जेड नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। आपको इसको समझ लेना। एक बार मैं और दोबारा लिख के देता हूँ, कोई मान लेते हैं कोई और क्वांटिटी है, इसको लिखोगे बाई इज इक्वल टू बाई नॉट, यहाँ पे बना है माइनस थीटा टू। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपको लिखना होगा बाई नॉट, ठीक है। यदि आप इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है, उसके साथ फिक्स फेज के डिफरेंस में है, तो यहाँ पे लिखना होगा साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस थीटा टू। याद रखिएगा हम लोग किसको बेस मान रहे हैं, वोल्टेज को, उसका जो फंक्शन है वही फंक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लेते हैं यदि हाइपोथेटिकली एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर जो आपका वोल्टेज गिवन हो वो कुछ ऐसे गिवन हो, बी इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपका वोल्टेज गिवन है। अब आपको कोई क्वांटिटी लिखनी है जो इसको बेस बना के चले, यानी कि इसके साथ एक फिक्स फेज डिफरेंस में हो। तो आप कैसे करोगे, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि वो भी ओमेगा होनी चाहिए, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट होगी तो ओमेगा सेम होनी ही चाहिए। सो नाउ मान लेते कोई क्वांटिटी यहाँ पर फिर से है, यहाँ पे मान लेता मैं एक जेड लिखता हूँ, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है थीटा। इसको आप फिर से कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा जेड नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। मान लेते हैं और यहाँ पर कोई नई क्वांटिटी है फिर से, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के इज इक्वल टू के नॉट एंगल फाई। तो आप यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे, के इज इक्वल टू के नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, ओके। यानी कि जिस फंक्शन को हम लोग बेस बना के लिख रहे हैं ओमेगा टी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और उसका जो आगे का साइन होगा, जैसे साइन हो या फिर कॉस हो, वो सेम रहने वाला है। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। आपको मेजोरिटी केवल साइन या कॉस ही मिलेंगे, तो आपको यहाँ से आई थिंक मैंने दोनों आपको केसेस सिनेरियो समझा दिए, तो आप समझ चुके हो। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन ना और इजी हो जाएगी। क्यों हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें, राइट, हमें तो सिंप्लीफाई करना है।
अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है और एक्यूरेटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो नाउ हम लोग इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स रिकॉल करते हैं जो आपने पढ़े ही होंगे। तो ये आपको याद होगा, देखिए आपके पास होते हैं 3 मेजर कंपोनेंट, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर, ठीक है। आपका जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको बहुत अच्छे से याद है कि आपका जो ई और यानी कि वोल्टेज और जो करंट है उसमें कोई लैग नहीं रहता है, दोनों साथ ही साथ चलते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। मेन इशू कहाँ आता है, इंडक्टर और कंडक्टर, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ऐसे याद रखना। तो देखिए पहली बात करते हैं किसकी, इंडक्टर की, ठीक है। इंडक्टर में साइन क्या है इसका, आपका एल, एल साइन है। एल से क्या लिख सकते हो आप, लैग, ठीक है। लैग लिख सकते हो, लैग यानी कम है कोई चीज, राइट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब आप किसकी बात कर रहे हो, आप इंडक्टर की बात कर रहे हो, और अब बेस आपको हमेशा क्या रखना है, पोटेंशियल, ठीक है, ईएमएफ। तो अब यहाँ पर दूसरी क्वांटिटीज कौन सी है, वो है आपकी एक मेन जो है वो है करंट, राइट। सो नाउ अब यहाँ पर ई तो आपका फिक्स है, उसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता है क्योंकि मान लो वो आउटर सोर्स है। इंडक्टर में करंट क्या रहेगा, लैग यानी कि पीछे रहेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। एल से कितना याद रखना है कि लैग करेगा यानी करंट आपका फेज में पीछे रहेगा, किससे, पोटेंशियल से यानी कि ईएमएफ से, राइट। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ये कितना लैग करता है, 90 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको पाई/2। इतना आई थिंक क्लियर होगा। सिमिलरली आप इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको कैपेसिटर में। तो आपका कैपेसिटर का ई मान लेते हैं ये रहा। तो कैपेसिटर में जो करंट होगा वो आगे चलेगा, किससे, वोल्टेज से, या फिर बोल सकते हो ईएमएफ से। कितना आगे चलेगा, पाई/2 के फेज से। यहाँ पर देखो आई सी यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ पर आई एल दिख रहा है ऐसे। आई होप इतना क्लियर है। आई थिंक आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा क्या, बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। हम लोग इसी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा एक टर्म एक्स एल, एक बोला होगा एक्स सी। तो ये क्या है, ये कुछ और नहीं बल्कि इंडक्टर और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट टर्म है। किसके इक्विवेलेंट टर्म है, इस रेजिस्टेंस के आर के, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, रिएक्टेंस है किसके इक्विवेलेंट, रेसिस्टेंस के। आप कैपेसिटर की बात हो रही है तो बोल सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर की बात हो रही है तो बोलोगे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस ना। इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अब हम लोग इन चीजों की हेल्प से क्या करने वाले हैं, देखो बहुत अच्छी तरह आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं ना। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गए आपके, देखो रेजिस्टेंस के। तो जाहिर सी बात, हम जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं बी इज इक्वल टू आई आर, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, राइट। सो नाउ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेम यहीं पर यही बात करने वाले हैं क्या। अब आपको यहाँ पे मिलेगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ई लिख सकते हो, ठीक है, आई, और यहाँ पर देखो ये एक्सएल, ये एक्ससी, तो यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्ससी। और जब आप इंडक्टर की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा देखो v इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। बात इतनी क्लियर है। सो नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको एक चीज पता है क्या, देखो v का यहाँ पर आप लिखोगे v नॉट, और यहाँ पर रहता है जीरो फेज, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, आई के लिए यहाँ पे क्या जाएगा आई नॉट, और आई का कुछ फेज यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपको पता है कैपेसिटर में होता है आपका पाई/2 से एक्स सी। तो नाउ पहले हम लोग इस पे केवल फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका फेज है वो जीरो होना चाहिए, और ये इस तरफ क्या है, देखो मल्टीप्लाई है किस किस में, देखो करंट में और एक्सी में। करंट आपका फेज पाई/2 एक्स्ट्रा है ना। और जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, तो आपका फेज ऐड होते हैं, ठीक है, फेज ऐड होते हैं। तो यहाँ पर पाई/2 है। अब इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये जीरो हो जाए, क्योंकि जो आपका लास्ट में रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखो आई इंटू एक्स सी हो रहा है, ठीक है। इसका फेज क्या होना चाहिए, जीरो, इसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, यानी कि फेज डिफरेंस होना चाहिए जीरो। कैसे होगा जीरो, यदि इसका ऑलरेडी पाई/2 एक्स्ट्रा है, यानी कि इसमें पाई/2 माइनस करना होगा, सीधी सी बात है, डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में जो आपका यदि आई सी इधर है, ठीक है, तो आपका जो एक्स सी यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। बात आपको याद रख समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यदि आप लिखते हो एक्स सी वेक्टर यानी कि फेजर वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्स सी का मैग्नीट्यूड और इसका जो एंगल आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस पाई/2। ये चीज बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर यदि आपका यहाँ पर करंट इंडक्टर में ऑलरेडी पीछे है, और करंट का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके साथ, और होना चाहिए कितना इसका फेज डिफरेंस, जीरो, राइट। देखो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो अगर ये पीछे है तो अब इसका जो
इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फेज में आगे होना चाहिए। ठीक है, कितने से? सेम से। किसके रिस्पेक्ट में? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो ये एक्स एल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सएल वेक्टर इज इक्वल टू फेजर वेक्टर यानी कि एक्सएल का मैग्नीट्यूड और एंगल इसका क्या हो जाएगा? प्लस पाई बाई 2। राइट, आपको इस बात को याद रखना है, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको रखना है केवल एक का याद, क्या? एल। एल यानी कि इंडक्टर, एल से होता है लूज। ठीक, लूज या लैग, पीछे। तो इंडक्टर में करंट होगा पीछे, बाकी सारी चीजें उसकी अपोजिट कर दो। इंडक्टर में करंट होगा पीछे तो कैपेसिटर में करंट होगा आगे। एक बात क्लियर होगी ना? अब इंडक्टर में यदि करंट पीछे है तो इसका जो रिएक्टेंस होगा वो आगे होना चाहिए, और इसका उल्टा हो जाएगा कैपेसिटर में, यानी कैपेसिटर में जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का वो क्या होना चाहिए? पीछे। बात क्लियर है? आप यहाँ से इसको एक बार फिर से अपनी कॉपी में नोट करके देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब तक हमने जो बेस बनाया वो किसके लिए बनाया? अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो फेजर एनालिसिस है कितनी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, साथ ही यदि आप चाहो तो इस लेक्चर के बाद या इसके साथ में जो आपकी बुक होगी ना, उसमें आप देखिएगा कि जो आपने मैथमेटिकली किया है ना, इक्वेशंस का यूज करके, वो कितना लेंदी प्रोसेस और फेजर उसे कितना सिंप्लीफाई कर पा रहा है। ठीक है, देखिएगा जरूर। तो ना, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे सिंपल क्या देखिए आपके पास? फेजर एनालिसिस ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ एक तरीका हमारे पास क्या था? हमारे पास था इक्वेशंस का फॉर्मूला। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम लोग, V इक्वल टू आई आर रहता था, तो यहाँ पर B की जगह क्या है आपका E। आप लिखोगे यहाँ पर, यदि आपको करंट निकालना तो क्या करोगे? I इज इक्वल टू आपको क्या लगेगा? E अपॉन R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस। राइट, सो आप यहाँ पे देखो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, क्या? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। यहाँ पे आपको देखो E नॉट अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी आपका I नॉट मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। ये आपको मिला बिना फेजर एनालिसिस के। अब देखो इसमें यदि हम लोग फेजर एनालिसिस करें, राइट, तो यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू क्या है? देखो आई का फेजर वेक्टर इज इक्वल टू ई का फेजर वेक्टर अपॉन आर। राइट, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? ई नॉट फेज जीरो, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ देखना है। राइट, तो ये बेस हो गया तो ये खुद का जीरो, डिवाइड बाई इसका आर करोगे तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा? देखो आई नॉट फेज जीरो। अब याद रखना फेज जीरो की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको बाकी ओमेगा टी सेम रखना है, इसके टर्म्स में सेम रखना है जैसा आपको गिवन है। तो यहाँ पर देखो यदि ई गिवन है साइन के टर्म्स में, तो आपका जो आई का आपको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज कितना है? जीरो, तो यहाँ पे लिख दोगे जीरो। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से आपको हाईलाइट कर देना ताकि आप भूलो ना। यदि यहाँ पर ये कॉस के लिए द्वारा गिवन होता तो हम लोग यहाँ पर क्या रखते? कॉस ओमेगा टी प्लस जो भी फेज आया, राइट, यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे जीरो पुट कर देते। इस बात को आपको याद रखना है। तो नाउ इतना क्लियर होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। तो नाउ यदि आपके पास यहाँ पर एक कैपेसिटर होता तो आप क्या करते? यदि इसको आपको करंट निकालना है तो पहले आप क्या निकालते? इसका चार्ज, उसको डिफरेंशिएट करते, फिर आता है आपका करंट। तो यहाँ पर देखो यदि आपके पास सिचुएशन ऐसी होती तो आपको यहाँ पे मिलता है Q इक्वल टू सी बी। अब यहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ई लिख सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पर ई गिवन है। तो जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब निकालना है इसको करंट, तो अब यहाँ पे इसको करो, क्यू को डिफरेंशिएट, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डिफरेंशिएट करोगे तो साइन की वैल्यू क्या है? साइन का डिफरेंशिएट करोगे आपका जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। ठीक, इसको आप एक साथ लिख करके कैसे लिखोगे? ओमेगा को यहाँ पे इसके साथ लिख दो, तो सी ओमेगा और आपका ये ई नॉट आ गया। ये साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्यों आ रहा है? क्योंकि यदि आप ध्यान से देखो टेक्नोमेट्री का यूज करो, ठीक है, और हमें क्या करना है? सेम टेक्नोमेट्री फंक्शन में, राइट, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साइन का था तो हमें साइन के टर्म्स में आई को भी लिखना है, राइट। तो हम यहाँ पर ये देखो, तो जो कॉस ओमेगा टी है वो सेम कब रहेगा? और यदि आप यहाँ पर टेक्नोमेट्री का यूज करो तो आपको पता ही होगा कि जो साइन थीटा प्लस 90 रहता है वो क्या रहता है? आपका कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर ओमेगा टी है, यदि हम इसमें 90 ऐड करें किसमें? ओमेगा टी में, और फंक्शन कर दें साइन का, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। और हमें चूंकि साइन में ही चाहिए क्योंकि हमारा जो ई में है साइन में गिवन है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा इस तरह से। अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, यानी कि आई इक्वल टू आई नॉट एंगल 90 डिग्री। देखो यहाँ पर ये फेज एक्स्ट्रा 90 हो गया तो यहाँ पर आपको ये फेज 90 दिख रहा है। ये तो था आपका नॉन फेजर तरीका। देखो फेजर से करते हैं कितना आसान हो सकता है। इसको आप, ये रिजल्ट आपका ऑलरेडी गिवन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको आई दिख रहा है यानी करंट दिख रहा है किसमें? कैपेसिटर में। क्या होगा आपका? वोल्टेज डिवाइड बाई उसका रिएक्टेंस, कैपेसिटर रिएक्टेंस। देखो तो यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है ई, और ये दिख रहा है आपको एक्स सी। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो ई की जगह क्या जाएगा आपका? ई नॉट, और यहाँ पर जीरो, और आपका यहाँ पर एक्स सी, और यहाँ पर माइनस 90। देखा काम आया, याद रखना। ठीक है, ये आपका होता था वोल्टेज, ये होता था आपका आई सी, ये होता था आपका यहाँ पर एक्स सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको याद रखना है। तो जैसे आप यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट करोगे, देखो माइनस 90 डिग्री,
और यहाँ पर जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, सीधी-सी बात है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर प्लस साइन, ठीक है? और ये आपका क्या हो जाएगा आपका आई नॉट। तो आपको देखो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो कि आई इक्वल टू आई नॉट और फेज़ आपका आ गया 90, जिसको आप पूरे फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर देखो आपका जो ई था साइन के फॉर्म में था, तो यहाँ पर मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये आपकी आई नॉट की वैल्यू। तो देखो आपने फेजर एनालिसिस से बहुत ही जल्दी कर लिया, क्विकली कर लिया, राइट? बात क्लियर है? ना हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंडक्टर को। सो नाउ यदि आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास ये सर्किट गिवन है। यदि आपको इसको प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करना हो तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर लगाओगे वोल्टेज लूप रूल, ठीक है? सीधी सी बात है, तो यहाँ पर देखो आपका इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी प्लस जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। नाउ आपको देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो यहाँ पर आपको आई की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। एक ये तरीका है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको आई थिंक आती है। नाउ अब इसको आपको करना है फेजर एनालिसिस से। देखो तो आप सीधा-सीधा क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इसका रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल, ठीक है? सो नाउ जैसे आप इसको यहाँ पर पुट कर दो, अब इसकी यहाँ पर वैल्यू रखो, तो आपको देखो क्या दिख रहा है? ई नॉट 0 और एक्स एल 90 फेज, ठीक है? तो नाउ देखो जब ये ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -90 और ई नॉट अपॉन एक्स एल की वैल्यू क्या होती है? एक्स एल की वैल्यू होती है आपकी ओमेगा एल, राइट? पुट किया आपको, तो यहाँ पर देखो आई नॉट मिल गया और साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो यानी कि आप बहुत ही क्विकली एक लाइन में कर सकते हो इसको, राइट? क्लियर सी बात। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है क्या? आपका जो ये था आपका वी, इंडक्टर में एल यानी कि लैग करता है क्या? करंट। डोमिनेट कौन करेगा? एक्स एल, ठीक है? ओके, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अभी तक हमने देखा था एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर, बट अब हमारे पास यहाँ पर होंगे मल्टीपल, जैसे मान लो एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर। उसके बाद हम लोग ऐसे देखेंगे जिसमें तीनों एक साथ भी होंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग जो फोकस करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने पर। यानी कि यदि आप देखो यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन। ये रहा आपका रेजिस्टर और ये रहा आपका इंडक्टर। ऐसी सिचुएशन में आप चाहो तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के अपनी कॉपी में देख सकते हो, उसका सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? हम सीधा डिस्कस करने वाले हैं फेजर एनालिसिस से, ठीक है? सो नाउ ध्यान से देखिए, तो यदि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक होगा आपका एक्स एल, ठीक है? और यहाँ पर आर। अब मैंने आपको कन्फ्यूजन ना हो ना बार-बार एक्स एल, एक्स सी, तो यहाँ पर जब भी रेजिस्टेंस की बात होगी ना, तो मैंने यहाँ पर भी एक्स आर लिखा हुआ है, ठीक है? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दैट्स इट। अब याद रखिएगा ये सब क्या है? रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है। तो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में ऐड होगा वैसे ही ये भी ऐड होंगे। ठीक है? बात क्लियर है? तो नाउ यहाँ पर आपके पास क्या है? एक है आपका इंडक्टर और एक है आपका रेजिस्टर। इसको आपको ऐड करना है। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? इनका एक्स के साथ में जो वैल्यू ना इक्विवेलेंट वैल्यू उसको ऐड करेंगे। तो जब सीरीज में तो कैसे ऐड होता है रेजिस्टेंस? आपको पता है R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? देखो XR प्लस XL हो जाएगा। ठीक है? वेक्टर के फॉर्म में आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। दिस वन। क्लियर थी सी बात? सो नाउ अब क्या करना है, इसकी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका आर और फेज आपका 0। भाई आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सएल और इसका फेज 90। आपने अभी याद ही किया हुआ था, राइट? कैसे होता है? मान लेते हैं यदि आपका ये वोल्टेज रहता है, ठीक है? इंडक्टर में आई पीछे रहता है तो एक्सएल आगे रहेगा। तो ऐसे आपको मैं बार-बार याद दिलाऊँ ताकि आपको याद हो जाए। तो नाउ सेम सिचुएशन यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे कर रखी है। एक्सएल फेज में आ गया है और आर यहाँ पर है। अब इनको यदि हमें ऐड करना हो, सीधी-सी बात है, देखो ये चीज़ें सेम सेम डायरेक्शन में तो है नहीं। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग किसको वेक्टर से कैसे ऐड करोगे? सीधी-सी बात है, आपको यहाँ पर इसको शिफ्ट करना होगा, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। फिर ये जो क्वांटिटी आएगी आपका वो हो जाएगा रिजल्टेंट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो जैसे हम लोग यदि ये x होता और ये मान लो y होता और इसको निकालना हो तो क्या करते, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा इसकी, ये जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है, सेम यहाँ पर होने वाला है। देखो तो देखो यहाँ पर ये r था आपका और ये आपका xl है, ठीक है? तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो इस जेड की यहाँ पर जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है, राइट? नाउ अब फेज यानी कि फेज क्या रहने वाला है, तो ज़ाहिर-सी बात है यदि आपने यहाँ पर इसको ऐड किया होगा, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू आ रही थी ये वाली। ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है इसका, देखो एक्सएल ही होगा, ये आपका आर है। तो ये फेज बताएगा ये एंगल। यहाँ पर देखो क्या लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ पर क्या दिखेगा, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे एक्सएल की तो ओमेगा एल और आर की जगह आपका आर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हो, देखो जेड बार यानी कि
जेड का फेजर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और इसका एंगल। मैग्नीट्यूड कितना हो गया देखो, जेड का मॉड्यूलस, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, और ये एंगल आपका आ चुका है, यानी कि फेज डिफरेंस आ चुका है। बात क्लियर है। यदि आपको इसको यहाँ पर लिखना हो डायरेक्टली, फिर से लिखना हो कैसे, साइन या कॉस के टर्म्स में, तो यदि आपको मानो कि यदि आपका जो ई यानी कि आपका ईएमएफ दिया होता किसमें, साइन के फॉर्म में, यानी कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको आप यहाँ पर कैसे लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, तो इसको आप यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, आई को यदि लिखना होता आई इज इक्वल टू, ठीक है, बात सही है, ई नॉट डिवाइड बाई जेड का बार, और यहाँ पे आ जाता है आपका माइनस का 5, क्योंकि डिवीजन में गया था, राइट, ऊपर आएगा। इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, फिर कैसे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन, तो बाहरी भरकम इक्वेशन आपको नहीं लिखनी पड़ी, राइट। नाउ यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास एक कैपेसिटर हो और एक रेजिस्टर हो, अब क्या करोगे आप, तो ध्यान से देखिए, सेम करने वाले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इस, अब ये जो है ना, हमको बात करेंगे फेजर वेक्टर के साथ ही, और इसका जो रिएक्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस जैसे हम लोग निकालते हैं सीरीज और पैरेलल में, हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो सीरीज की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो फेजर के साथ है, हम उसको सीधा सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जेड बार क्या होने वाला है, एक्स आर बार प्लस एक्स सी बार, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करो, तो एक्स आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, आर और फेज 0, और एक्स की वैल्यू तो क्या होती है, फेज -90 डिग्री। कैसे याद करना है, फिर से मैं याद दिला देता हूँ आपको, ये था आपका ई, और कैपेसिटर में करंट होता है आगे, जाहिर सी बात है इसका एक्स सी क्या हो जाएगा, पीछे, तो आपको ऐसे याद रख रहेगा, राइट। सो नाउ बस जो जैसे ही आपने किया, तो देखो ये आपका आर रहा, और फेज में पीछे आपका एक्स सी, ठीक है, बात क्लियर है। नाउ इस यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या करोगे, फिर से वही चीज, ठीक है, ये वाला रहेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो देखो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, अब इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया हो, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, इसका जो रिजल्टेंट होगा। अब आती बात फेज की, एंगल की, तो देखो यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको पता ही है, राइट। यहाँ पर क्या रहेगा, यदि ये रहेगा ऐसे कुछ, ये एंगल क्या हो जाएगा, फाइव, ध्यान रखिएगा ये फाइव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये आपका जो फेज रहेगा वो रहने वाला है माइनस। बट इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो इस थीटा का, तो आपको क्या मिलेगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइव है तो फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये, यानी कि एक्स सी डिवाइड बाई आर, ठीक है। नाउ जब आप एक्चुअल लिखने जाओगे, तो आपको पता है कि देखो यहाँ पर जो जेड है ना, ठीक है, ये जो फाइव आया था ये माइनस में है, तो ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले, -5, ठीक है, बात क्लियर है ना। अब इसको यहाँ पर आपको पूरे सर्किट में करंट लिखना हो, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, सीधी सी बात है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, ठीक है, ये जो आपका जेड बार आया है, और ऊपर तो एंगल क्या होता है 0, तो जो 5 नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो अगर मैं ओपन करके लिख दूँ इसको, इसी चीज को, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आई नॉट, यहाँ पर जो ई नॉट अपॉन जेड बार, सॉरी जेड का मॉड, ठीक है, ये वैल्यू आपको दिख रही है, आपको इसको पुट करना है, और इसके जो ब्रैकेट में आएगा वो आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, 1 अपॉन आर ओमेगा सी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसमें भी क्या रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं पैरेलल में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर अब जो रिएक्टेंस है उसको ऐड करेंगे पैरेलल में, ठीक है। सो नाउ देखो, अब यदि हमारे पास यहाँ पर एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर हो, तो क्या करने वाले हैं, सेम तरीका, नेट इम्पीडेंस क्या मिलेगा, देखो 1/जेड बार, ठीक है, बार यानी कि यहाँ पर फेजर की बात हो रही है, तो देखो 1 यहाँ पे देखो ये एक्स बार दिख रहा है, एक्स आर का, और यहाँ पर एक्स एल, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट क्या करोगे, आर की क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो आर फेज 0 और एक्सएल में फेज 90, अब फेज को चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, फेज ऊपर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमें ऊपर से ही दिखेगा, सीधी सी बात है। सो यहाँ पर देखो ये है 0 पे, और ये दिख रहा है आपको -90 पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सीरीज में नीचे नहीं होता है, सीरीज में साथ में ही होता है, तो वहाँ +90 मिलता है, यहाँ पर चूंकि नीचे था, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या दिख रहा है आपको, -90, राइट। सो नाउ अब डायरेक्शन क्या रहने वाला है, ध्यान देखो, इसको फोकस करो, -90, यानी कि जो एक्स है किधर जाएगा,
बैकवर्ड रह जाएगा किससे, आर से। ये आपका 1/XL, 1/XL की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ XL नहीं है, क्या है 1/XL, और यहाँ पे देखो क्या है 1/R, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 1/R। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जब पैरेलल हो रहा है ना तो हमें 1 के टर्म्स में मिल रहा है रिएक्टेंस, ठीक है, यानी कि 1/R मिलेगा, या फिर 1/XC है तो 1/XC, या L है तो 1/X है। इस बात को याद रखना है। और जो रिलेशन मिल रहा था पहले फेज का, वो उल्टा हो जा रहा है, प्लस की जगह हो जा रहा है माइनस, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। तो जो आपका इंडक्टर था वो रहता था π/2 आगे, 1/XL, यानी कि जो इंडक्टर का इनवर्स करने पर क्या मिल रहा है हमें, वो उसी फेज से पीछे हो जा रहा है, यानी प्लस पाई बाय, यानी कि प्लस π/2 की जगह क्या हो जा रहा है, माइनस π/2। तो आपको यहाँ पर देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है, मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट था, हाईलाइट था, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब सेम चीज फिर से, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इसको ऐड कर दो यहाँ पर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर क्या है 1/R², 1/XL का स्क्वायर, इसका रूट करोगे, देखो यहाँ पर 1/Z का मॉड्यूलस क्या मिल जाएगा, देखो इन दोनों का स्क्वायर मिल गया आपको, याद रखिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ठीक है। नाउ फिर से फेज क्या मिलेगा, फेज फिर से भाई मिल जाएगा ये वाला एंगल फाई, राइट। ये जो फाई है, सीधी सी बात है, क्या मिलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1/XL और 1/R, ठीक है, इस बात को याद रखना है। वैल्यूज पुट करोगे आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो क्या मिला, देखो ध्यान से देखना, ये आपको मिला 1/Z का, तो यानी कि यदि आपको लिखना तो 1/Z इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल। बात क्लियर हो रही है या नहीं, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखो माइनस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका फेज नेगेटिव था, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको जब इसका इनवर्स करोगे, याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इनवर्स क्या होता है, जैसे ई इक्वल टू आई थीटा होता है, इसका इनवर्स क्या होता है, माइनस वन करो क्या मिलेगा, ई इक्वल टू माइनस आई थीटा, ठीक है। तो अब इसका यदि इनवर्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, फेज एंगल बेसिकली माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर माइनस है तो फेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस में, ये आपको इसका एक्चुअल वैल्यू मिल गया। अब यदि आपको यहाँ पे फिर से करंट निकालना है तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड, मॉड और इसका यहाँ पर एंगल है -φ, ऊपर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए अपॉन जेड मॉड एंगल फाई, यदि आपको इसको लिखना हो तो इसको मान लेते हैं इसको आई नॉट, तो आ जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, राइट। आपको बार बार लंबे लंबे एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक याद रखना है, बाद में आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब ऐसी बात करते हैं कैपेसिटर के केस में, तो ध्यान से देखिए, ये आपका रहा कैपेसिटर, पहले कॉम्बिनेशन किसके साथ, रेसिस्टर के साथ। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें इस कैपेसिटर का भी यहाँ पर जो जो रिएक्टेंस होता है उसको सिलेक्ट करना है, और जो रिएक्टेंस होगा पहले कॉम्बिनेशन में कैसे बिहेव करेगा, जैसे रेजिस्टेंस बिहेव करता है, राइट। तो पहले हम लोग कैसे ऐड करेंगे भाई, फिर से जो अभी इंडक्टर में यूज किया था, कैसे देखो 1/Z बार इक्वल टू 1/XC का बार 1/XR का बार, ठीक है। XR में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो, ठीक ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो XC की बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, XC का मॉड XC, और यहाँ पर आगे इसका एंगल फेज यानी कि -90, और यहाँ पर आर का तो होता है आर और फेज इसका 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सब कुछ 1/, में है, तो जैसे आप फेज को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर 90 मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 0। तो ना फिर से वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी, क्या कि जब इन्वर्स हो रहा है यानी पहले कॉम्बिनेशन है, तो जो आपका फेज पॉजिटिव था वो नेगेटिव, नेगेटिव से जाकर पहुंच जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/, हो रहा है, इन्वर्स में जा रहा है, तो यहाँ पर फेज आपको मिल रहा है 90 डिग्री। तो यानी कि आप ध्यान दे सकते हो, देखो ध्यान से, 1/XC 1/R, 1/XC 1/R, XC के साथ क्या 90 है, तो यहाँ पर देखो 90 है, R के साथ 0 है तो हमेशा ही 0। इसका फिर से आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करोगे, फिर से वही वाली बात, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर आपको दिख ही रही है। और फेज कैसे मिलेगा, देखो फिर से वही बात है, वाई अपॉन एक्स, राइट, हम लोग करते टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1/XC, बेस क्या है 1/R, तो यहाँ पर देखो आपको फाई की वैल्यू मिल जा रही है, दिस वन, बहुत ही आसानी से वैल्यू पुट करोगे आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू वो होती है आपकी 1/ओमेगा सी। तो नाउ देखो ध्यान से, अभी आपका फेज क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे 1/Z बार इज इक्वल टू 1/Z का मॉड्यूलस और इसका फेज। अब इसका इन्वर्स करना है तो जेड बार लिख के लिखना है, जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस तो सेम ही रहेगा, और फेज यहाँ प्लस जो था पलट के हो जाएगा माइनस। आपको यदि आई लिखना हो तो फिर क्या लिखोगे, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस फेज, ठीक है। आई होप अब लंबा एक्सप्रेशन आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, और वहां पर बस इसकी वैल्यू आपको पुट करनी रहेगी, क्लियर है।
आगे चले, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नाउ हम लोग करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा मच अवेटेड था, तीनों के तीनों कंपोनेंट एक साथ, आर एल और सी, राइट। सो नाउ तब क्या होगा, जाहिर सी बात हम लोग तब फिर से क्या करने वाले हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हमारे पास तीनों कंपोनेंट है, तो एक तरीका वही है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो अपनी बुक में देखिएगा काफी लेंदी होंगी, बट हम लोग यहाँ पर शॉर्ट की बात करने वाले हैं, यानी कि फेजर की बात करेंगे। कैसे, देखो ये आपका आर एल सी, तो हमका इक्विवेलेंट का क्या रहता है, आपको पता है इनका इक्विवेलेंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के सेम ही होता है, तो बिहेव कैसे करें रेजिस्टेंस की तरह, तो आपको निकालना है यदि नेट इम्पीडेंस, क्या कैसे मिलेगा, देखो इनका जो रिएक्टेंस है उसको सबको ऐड कर दो, तो देखो हमने यहाँ पर सबको ऐड कर रखा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये आपको याद हो ही चुकी होगी, आपका हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, तो बस, तो देखो ध्यान से, आर जीरो तो आर ये आ गया, एक्सएल प्लस 90, एक्सएल प्लस 90, एक्स सी माइनस 90, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी चीज, देखो वेक्टर आपके ऐड होते हैं, बट यहाँ पे देखो एक्स एल और एक्स सी अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पे इनका एक रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें, मान लेते यदि एक्स एल बड़ा है तो रिजल्टेंट एक ऐसा मिलेगा, ये दो वेक्टर बचेंगे, एक ये वाला और एक आर वाला, और यदि मान लो एक्स सी बड़ा है तो आपको यहाँ पर एक कुछ पार्ट ऐसे मिलेगा और कुछ ये मिलेगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, दोनों का डिफरेंस मिलेगा, या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल, बेसिक बात है, इनका डिफरेंस मिलेगा, तो आपको एक्चुअली लास्ट में सिर्फ दो ही वेक्टर बचेंगे रिजल्टेंट, एक मान लो बार डायरेक्शन में हो सकता है, एक ही डायरेक्शन, या फिर एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, इसको आप ऐड तो कर ही सकते हो, कैसे ऐड करोगे, जैसे हम लोग अभी तक करते आए, राइट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों का रूट ले लो, बाद में आपकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट। सो आपको यहाँ पे दो सिचुएशन है, देखो एक सिचुएशन ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये भी आपका एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, ठीक, ये आपका आर है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालोगे तो जेड क्या आ जाएगी, देखो मॉड जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली यदि आप ऐसा होता तो आपको यहाँ पर देखो एक्स सी माइनस एक्स एल मिलता, बट स्क्वायर करने पर तो सेम वैल्यू आएगी, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे फर्क पड़ेगा केवल आपके फेज पे, जब ऐसा होगा फर्स्ट वाला केस, यानी कि आपका एक्स एल ज्यादा है तो यहाँ पर फेज पॉजिटिव मिलेगा, तो एक्स एल माइनस एक्स सी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और आपको ऐसे देखेगा, बट जब ऐसे हो जाएगा नीचे तो यहाँ पर फेज मिलेगा नेगेटिव, राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, दूसरे केस में यहाँ पर फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, बट याद रखिएगा बाद में ये अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी तो जब वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आपकी इससे निकल रही होगी उसकी नेगेटिव आएगी, ठीक है, बस, और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो यदि आप इसको ध्यान से देखो तो आप क्या क्या मिलेगा आपको, देखो ये आपका मिलेगा मॉड्यूलस किसका, इम्पीडेंस का, और ये आपका हो गया फेज, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आई की वैल्यू थी आपकी, यहाँ पर आ चुकी है ऐसे, ठीक है, प्लस फेज था यहाँ पे, माइनस ऊपर गया, माइनस आ गया, ठीक है। आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो जो हमने निकाली थी वैल्यू, देखो ये थी आपकी जेड की वैल्यू यहाँ पर, ये आई की नॉट, ये ओमेगा टी साइन के साथ अगर हमने ई माना हुआ है, माइनस की जगह माइनस, फाइव की वैल्यू जो आपकी निकाली थी वो आपकी, आई होप देखो यहाँ से आप समझ पा रहे हो बहुत ही आसानी से, ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आगे चले, तो आपको जब भी ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे ना, आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपको बस सेम यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करनी है, आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको सिर्फ कितना याद रखना करना है, दो फॉर्मूले, v इक्वल टू आई डॉट इंटू एक्स, अब आर हो एक्स लो जो भी हो एक्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू आई इंटू जेड इम्पीडेंस, ये भी सब फेजर वेक्टर के टर्म, यानी कि रोटेटिंग वेक्टर, यानी कि जो भी आपका फेजर है उसके टर्म्स में, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। नाउ अब देखो लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, इन्हीं का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर से क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस ऐड होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे ऐड होता है, वन अपॉन करके, राइट, तो वन अपॉन इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर का, वन अपॉन एल का, वन अपॉन एक्सी का, सबकी वैल्यू यहाँ पे फिर से पुट कर दो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर ये जीरो, एक्सएल का क्या होता है, एक्सएल फेज 90, एक्सी का एक्सी फेज माइनस 90, राइट, एन की वैल्यू को आप ऊपर पहुंचा दो, प्लस वाली हो जाएगी यहाँ पे माइनस वैल्यू, माइनस वाली यहाँ पे मिल जाएगी प्लस वैल्यू, ठीक है, सिस्टम पलट गया, और नेट वैल्यू यहाँ पे देखो वन अपॉन आर है, वन अपॉन एक्सएल है, वन अपॉन एक्सी, इसको याद रखना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी जीरो वाली क्या हो जाएगी, वन अपॉन आर, प्लस वाली जो वैल्यू मिलेगी क्या हो जाएगी, वन अपॉन एक्सी, और माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे मिलेगी देखो माइनस 90 वाली, वन अपॉन एक्स। अब इन दोनों में फिर से कोई एक रिजल्टेंट होगा, एक की वैल्यू ज़्यादा एक की कम होगी, रिजल्टेंट आपको फिर से क्या मिलेगा, एक तो इस डायरेक्शन में, और या तो एक वर्टिकल इधर होगा या फिर एक ऐसे होगी एक ऐसे नीचे, ठीक है। वहाँ पर बस आपका क्या डिफरेंस होगा, केवल फेज का, फेज प्लस या माइनस आ जाएगा, और कोई डिफरेंस होने वाला है नहीं। सो नाउ ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मान लेते हैं
1/XC बड़ा है तो 1/XC माइनस 1/XL, ठीक है? और यहाँ पर 1/R है ही। रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी देखो, एक 1/R का स्क्वायर और XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू मिलेगी इसकी 1/Z का मॉड्यूलस। फाई क्या आ जाएगा? यदि ये मान लो ये बड़ा होता तो दिस अपॉन दिस, देखो 1/XC माइनस 1/XL डिवाइड बाई 1/R। फाई की वैल्यू आ गई। तो यानी आप रिजल्टेंट यदि Z लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? 1 देखो दिख रहा है आपको Z बार इज इक्वल टू Z का मॉड्यूलस इंटू इसका फाई जो आपको यहाँ पे निकल के आया है। अब इसको फिर से उल्टा करोगे, इनवर्स लोगे इसका, तो आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा Z बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z और माइनस ऑफ फाई, क्योंकि अब फाई यहाँ जो प्लस से हो जाएगा माइनस। अब इसको करंट में लिखना हो क्या लिखोगे? देखो करंट में आपको ऐसे लिखना है, राइट? सीधी बात है 1/Z, जो कि आपको यहाँ पे देखा था, तो Z बार ये रहा। पुट करोगे यहाँ माइनस फाई आ रहा है, तो कोई बात नहीं माइनस आ जाने दो, वैल्यू पुट कर दो, आपका बस ये आंसर। तो देख पा रहे हो दी आप सिर्फ इस पूरे के पूरे एसी में आपको 3-4 बातें छोटी छोटी याद रखनी है। पहली बात कौन सी? B इज इक्वल टू आई इंटू जेड बार, पहली बात। दूसरी बात जेड का क्या सिस्टम है, ठीक है? तो जेड के सिस्टम में आपको एक एक्सएल याद रखना है और एक एक्स याद रखना है। ये क्या है? ये आपके रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, उससे आपको थोड़ा याद रहेगा। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? देखिए आप याद रख सकते हो ये आपका ई तो रहा आपका ई, और ठीक है आई सी आगे जाता है, और सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पर आई एल पीछे रहता है। तो अब इंडक्टर या उसकी बात होगी तो इसके अपोजिट हो जाएंगे इनके एक्सएल और एक्सी। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या? एल से लूजर लैग, तो जो आपका इंडक्टर उसमें करंट रहेगा पीछे, कैपेसिटर में क्या रहेगा? करंट आगे। अब इंडक्टर में करंट यदि पीछे तो इसका जो एक्स एल है वो फेज में आगे रहेगा, और कैपेसिटर में इसका उल्टा यानी कि एक्स अपने फेज से वोल्टेज से पीछे रहेगा। बस इतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली वैल्यूज पुट कीजिए और आपके आंसर आते रहेंगे। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।